नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों पहली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना इसी महीने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH का पहला स्क्वाड्रन रेज करने वाली है। इस अटैक हेलीकॉप्टर का नाम आपको मालूम है कि प्रचंड है। प्रचंड का पहला स्क्वाड्रन असम के मीसामारी एयरबेस पर बनाया जा रहा है, जहां से चंद मिनटों में LAC पर इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों गलवान घाटी के खूनी संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपने पहले एविएशन ब्रिगेड को और मजबूत किया है। इस एविएशन ब्रिगेड के जरिए पूर्वोत्तर में होने वाले तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि अनमैन एरियल व्हीकल्स, ALH हेलीकॉप्टर रुद्र और तमाम दूसरे तरीके की जो सर्विलांस इक्विपमेंट्स है उन्हें शामिल किया गया है। और प्रचंड हेलीकॉप्टर का एविएशन ब्रिगेड का हिस्सा बन जाने के बाद सेना की एविएशन की ताकत में काफी मजबूती आ जाएगी। और ये जो मीसामारी एयरबेस है, यहाँ से प्रचंड हेलीकॉप्टर न सिर्फ पूर्वी लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों बल्कि अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों वाली और पहाड़ी सीमाओं पर चीन के मंसूबों पर भी लगाम लगा सकेगा। हालांकि अब तक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना के एविएशन कोर के पास थे। उनसे न सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट और निगरानी की जाती थी, बल्कि इनमें इंटीग्रेटेड किए गए मिसाइल सिस्टम सीमा पर किसी भी तरीके के हमले का जवाब देने में भी सक्षम है। इसके अलावा भारतीय सेना अमेरिका से 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स शामिल करने जा रही है। दरअसल प्रचंड हेलीकॉप्टर को वातावरण के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिस वजह से ये हल्का और पतला अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश की संकरी घाटियों में आराम से उड़ान भर सकता है। इसके अलावा लद्दाख की भीषण ठंड में भी ये अटैक हेलीकॉप्टर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। कहा जा रहा है कि 15 नवंबर के आसपास मीसामारी में LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय सेना में इंडक्ट किया जाएगा और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों भारत सरकार अब 100 और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर की ऑर्डर देने जा रही है L&T को अगले महीने, जो कि करीबन 4,500 करोड़ रुपए की कीमत के हैं और इनकी जो डिलीवरी है वो 2023 से शुरू हो जाएगी और सभी 100 यूनिटों को 2025 तक डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना इनके फॉलो ऑन ऑर्डर भी करेगी, यानी कि अन्य 100 K9 वज्र के लिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की लार्सन एंड टूब्रो ने एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, जिसके तहत 40 मिलीमीटर की नेवल गन सिस्टम्स को इंडोनेशिया की नौसेना को दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लार्सन एंड टूब्रो तीव्रा 40 नेवल गन सिस्टम को इंडोनेशिया को देगा, जिसे इंडोनेशियाई नौसेना अपने तलुक बिन चूनी क्लास के लैंडिंग शिप पर लगाएगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लार्सन एंड टूब्रो का इंडोनेशियाई फर्म BTI डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ भी पार्टनरशिप है, जो कि इन नेवल गन सिस्टम की आफ्टर सेल सर्विस करेगी। अगर बात करते हैं इस टीवेरा 40 की, तो ये सुदर्शन क्लोज इन वेपन सिस्टम पर आधारित है और इसकी 3.5 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज है सरफेस टारगेट के खिलाफ और 4.5 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज है एरियल टारगेट्स के खिलाफ। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी सितंबर के महीने में एक रिपोर्ट आई थी, जिसे मैंने डिफेंस अपडेट में भी आपको बताया था। इसमें कहा गया था कि यूक्रेन को रशिया का सबसे सक्षम एरियल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड मिला है, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई थी भारत के लिए, क्योंकि इसी तरीके का पॉड भारत के सुखोई 30 MKI में लगा है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब ये सारी बातें ध्यान रखते हुए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है जो योग्य वेंडर्स हैं उनके लिए, जो कि इस अप्रचलित हार्डवेयर यानी कि ऑब्सोलेट हार्डवेयर को, जो कि SAP 518 पॉड है और उससे जुड़े जो टेस्ट उपकरण है उन्हें बदला जाएगा। इसकी जगह पर एक नया स्वदेशी मॉडुलर डिजाइन वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बिल्डिंग और ब्लॉक्स और उससे जुड़े सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा, जिससे कि सुखोई 30 MKI की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने कल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह सिस्टम लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। जिस तरीके से इजराइल का आयरन डोम है, ठीक इसी तरीके से भारत का अपना BMD सिस्टम है और भारत दोस्तों अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अभी AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जहां AD-1 दोस्तों 1500 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म कर सकती है। तो वहीं जो दूसरा इंटरसेप्टर है यानी कि BMD फेज 2 प्रोग्राम है, जिसे कि AD-2 नाम से जाना जाता है, उसे तैयार किया जा रहा है और ये दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर की रेंज में खत्म कर सकता है। DRDO के चीफ ने कहा कि भारत अब AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाने में जुट गया है और ये ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मनों को
निशाना बना सकती है। डीआरडीओ के चीफ ने कहा कि अब हमारे पास लंबी दूरी के दुश्मनों के हमले को रोकने की क्षमता है। एक बार जब हमारे रडार इसका पता लगा लेते हैं तो हम इसे ट्रैक करने और अपनी रक्षा प्रणाली को एक्टिव करने और मिसाइल को रोकने में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने कंबोडिया की सेना को विस्फोट को खोजने वाले 4 कुत्ते उपहार में दिए हैं और इन खोजी कुत्तों को नागरिक विमान से नोम पेन्हा भेजा गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इन कुत्तों को रॉयल कंबोडियाई सशस्त्र बल के कर्मियों को सौंपने से पहले 4 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया गया। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर वो सतर्क है और इस तरीके के क्षेत्रीय मुद्दे से अमेरिका अपनी नजर नहीं हटा सकता है। अमेरिका का मानना है कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की वजह से अभी भी भारत और चाइना के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण है। इस बारे में अमेरिकी रक्षा अधिकारी रियर एडमिरल माइकल एल बेकर ने कहा कि दक्षिणी चीनी सागर में भी चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों के बारे में सावधान होना होगा। साथ ही अमेरिकी अधिकारी रियर एडमिरल माइकल ने कहा कि भारत और अमेरिका के जो रक्षा संबंध है एक बड़े द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है और हम इस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के लिए पसंद का भागीदार बनना चाहता है। हालांकि भारत के पास अपने साथी को चुनने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं। इसका उदाहरण समुद्र, वायु और भूमि में सैन्य अभ्यासों से आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना के साथ चल रही तनातनी के बीच अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत यानी कि क्वाड देशों की नौसेनाओं की सालाना एक्सरसाइज मालाबार में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत जापान पहुंच गए। इस साल मालाबार एक्सरसाइज जापान सागर में 8 नवंबर से शुरू होने जा रही है। क्वाड देशों की नौसेनाओं के बीच ये 8 से 18 नवंबर के बीच चलेगी। भारत के 2 युद्धपोतों के अलावा P-8I टोही विमान भी मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। नेपाल में अब आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के इशारे पर नाचने लग गए हैं। नेपाल के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली ने नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को फिर से भड़काना शुरू कर दिया है और ओली ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत के साथ लिपुलेख कालापानी सीमा विवाद को प्रमुखता से रखा है। यही नहीं, ओली ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी जानबूझकर धारचूला से की है, जो भारत के उत्तराखंड के राज्य से सटा हुआ है। धारचूला सीमा के पास ही लिपुलेख, लिम्पियाधारा और कालापानी, जिस पर भारत और नेपाल दोनों दावा करते हैं। ऐसे में ओली ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान चीन के इशारे पर इन तीनों इलाकों को नेपाल का बता दिया था और नेपाल के नक्शे में बकायदा ऑफिशियली इन्हें शामिल भी कर लिया था। ओली को ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों धारचूला में 2 नेपाली नागरिकों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारत के खिलाफ माहौल बना हुआ है और इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। आरोप यह लगाया गया है कि भारतीय कंपनियों की वजह से इन नेपाली लोगों की जान गई है। इसके अलावा भारत के खिलाफ कई सारे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं नेपाल के केपी शर्मा ओली के द्वारा। ऐसे में नेपाल के लोगों से अपील है कि इस तरीके के विवाद को ना जन्म दें और ना ही इस तरीके की झूठी बातों में आए और गलत और सही का फैसला खुद से करें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, जो चाइना और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत के 200 लाख विरोध करने के बावजूद भी पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं और भारत ने लगातार चीन के इस 60 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजना का विरोध किया है। ये परियोजना बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दक्षिण ग्वादर बंदरगाह को चीन के पश्चिमी शिनजियांग से जोड़ता है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बीजिंग की आधिकारिक यात्रा के दौरान चीन ने पाकिस्तान को देश की स्थायी आर्थिक और रणनीतिक परियोजनाओं के लिए अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। उसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की विदेश वित्तीय संपत्तियों को मुक्त करने सहित अफगानिस्तान को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता को रेखांकित किया है। दोनों पक्ष अफगान लोगों के लिए अपनी मानवीय और आर्थिक सहायता जारी रखने और अफगानिस्तान में विकास सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में सीपैक के विस्तार को लेकर बात की है। दरअसल दोस्तों, ये बात आप सब जानते भी हैं कि अफगानिस्तान एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तो बात नहीं की जाएगी, लेकिन चाइना यहाँ जो महत्वपूर्ण खनिज है उनको निकालना चाहता है और बिल्कुल खंगला कर देना चाहता है अफगानिस्तान को। और ये बात इन तालिबानी सरकार के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें इस वक्त पैसा दिख रहा है। ये अपने लोगों का हित नहीं देख रहे, बाकायदा अपना हित देख रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, इमरान खान पर हमला हो गया है। हालांकि मरते मरते बचे हैं वो। बता दें कि इस्लामाबाद की ओर चल रहे सरकार विरोधी लॉन्ग मार्च का नेतृत्व कर रहे पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को गोली लगी है।
एक शख्स ने उनके कंटेनर पर उस वक्त फायरिंग की जब वह समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। गोलीबारी की आवाज से रैली में हड़कंप मच गया और कई लोग घायल भी हो गए। चूंकि हमलावर ने कंटेनर के नीचे से ऊपर की ओर फायरिंग की थी, इसीलिए गोलियां पीटीआई नेताओं के पैरों में लगी। शख्स ने कई गोलियां चलाई जिसमें इमरान खान सहित कई लोग घायल हो गए। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के पैर पर गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें बुलेट प्रूफ कार में अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल इस हमलावर को गिरफ्तार करा लिया गया है। दोस्तों वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान ने यह हमला अपने ऊपर जानबूझकर कराया हो, क्योंकि इस वक्त उन्हें किसी भी तरीके से सत्ता पर वापस आना है और वो लगातार नए नए नाटक खेल रहे हैं। और यही एक कारण है कि अगर इस हमलावर को गोली मारनी होती तो वो छाती पे मारता, पैरों पर क्यों? बाकायदा इमरान खान के पैर पर भी गोली लगी, लेकिन और नेताओं के भी पैर पर गोली लगी है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं? मेरा तो बिल्कुल ध्यान इसी तरफ जा रहा है कि ये इमरान खान ने अपने ऊपर ही अटैक करवाया है, इसका और कोई कारण नहीं है। केवल पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं और अपने यहाँ के आवाम यानी कि जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाकर सत्ता पर आना चाहते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में मिलकर जरूर बताएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की प्रमुख इंफ्रा कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि मील मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण करने जा रही है। कंपनी को मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिल गया है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक खास पहल का हिस्सा है। ये रिफाइनरी भारत सरकार के द्वारा दी जा रही लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से तैयार की जाएगी। बता दें कि भारतीय कंपनी यहाँ पर ओपन आर्ट यूनिट्स, यूटिलिटीज प्लांट की बिल्डिंग और कैपेटिव वार प्लांट का निर्माण करेगी। इसकी लागत 79 करोड़ डॉलर होगी। कंपनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देगा और आसपास के उद्योगों को सहारा भी देगा, जिसका पूरे मंगोलिया की अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिलेगा। कंपनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों के बीच संबंध भी बेहतर होंगे और साथ ही हाइड्रोकार्बन सेक्टर में कंपनी के विस्तार में इसका काफी असर पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मंगोलिया आत्मनिर्भर होगा और आयातित तेल पर उसकी निर्भरता घटेगी। फिलहाल वो रशिया से आयातित तेल पर निर्भर है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।